हेलो एवरीवन। इंश्योर सिविल सर्विसेज के प्लेटफॉर्म पर आप सभी व्यूअर्स का एक बार फिर से स्वागत है। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के इस सीरीज में हम लोग आज लेक्चर 10 करने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन, सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स मूवमेंट। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग भारतीय समाज में जो भिन्न भिन्न सामाजिक और धार्मिक आंदोलन हुए हैं उनका विस्तृत अध्ययन करेंगे। किन किन लोगों के द्वारा इस तरह के आंदोलन चलाए गए, किस किस सन में वो चलाए गए हैं और उनके क्या इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहे हैं, हम लोग इनका ही अध्ययन करने वाले हैं आज के क्लास में। दोस्तों, यूँ तो देखें अगर सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन को, तो ये एंशिएंट हिस्ट्री का भी एक पार्ट रहा है, मिडाइवल हिस्ट्री का भी एक पार्ट रहा है और मॉडर्न हिस्ट्री में भी हम इसे पढ़ते हैं। अगर आपने एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ा होगा या फिर हम लोग जब पढ़ाएंगे आगे एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन भारत की पढ़ाई करेंगे, तो हम वहाँ पे देखते हैं कि किस तरह से बुद्ध और महावीर के उपदेशों से उस समय के समाज और उस समय के जो धार्मिक मान्यताएं थी उसमें काफ़ी परिवर्तन आया है। और साथ ही मध्यकालीन भारत में हम देखते हैं कि किस तरह से भक्ति आंदोलन, सूफी आंदोलन ने उस समय के भारतीय समाज और धार्मिक मान्यताएं और परंपराओं को झकझोड़ा है। उसी तरह से 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों के एस्टेब्लिश होने से, उनके शिक्षा के नीति से, उनके सेवाओं की नीति से, उनके प्रशासनिक नीतियों के कारण, उनकी आर्थिक नीतियों के कारण जो भारतीय समाज उस समय का है उसमें काफ़ी उथल-पुथल मचता है, उसमें काफ़ी परिवर्तन होता है। उस समय के जो रूढ़िवादी मान्यताएँ हैं, उस समय के जो अंधविश्वास हैं, उस समय की जो प्रचलन में हैं, उन चीज़ों में काफ़ी परिवर्तन होता है। और इन्हीं सब चीज़ों को हम एक हेड के अंतर्गत पढ़ते हैं, जिसको कहते हैं सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन, सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। तो दोस्तों, जहाँ तक मैं समझता हूँ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को अगर देखा जाए तो हम दो पार्ट में बांट सकते हैं। एक है 1857 की क्रांति के पहले का समय और एक है उसके बाद का समय। 1857 की क्रांति तक जो एरा है उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स, बहुत सारी चीज़ें उसमें फैक्चुअली भी हो रही हैं, पर उसमें कहीं ना कहीं एक कॉन्सेप्ट की भी आवश्यकता है। अगर आपने 8 से 9 लेक्चर्स जो मैंने आपको लास्ट क्लासेस में करवाए हैं, अगर आप उनको देख लें, उनको समझ लें, तो आपको एक मुगल साम्राज्य, मेडाइवल हिस्ट्री के बाद और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की स्टार्टिंग से, दैट इज 1707 जो हम बेंचमार्क मानते हैं, उसके बाद से किस तरह से परिवर्तन हुआ है उसको हम समझ सकते हैं। तो 1707 से 1857 का जो कालखंड है, इसको मैं एक पार्ट रखता हूं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का, और 1857 से लेकर के 1947 तक के कालखंड को दूसरे पार्ट में रखता हूं। और इस पार्ट में काफ़ी कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं। अगर आप इस दरमियान जो 1707 से 1857 के बीच जो 150 साल की अवधि है, इसमें जो परिवर्तन हुए हैं, इसमें जो चीज़ें हो रही हैं, चाहे वो मुगल साम्राज्य का पतन हो या फिर यूरोपीय कंपनी का आगमन हो या फिर यहाँ के राजाओं के साथ जो उनकी वार एंड ट्रीटी की पॉलिसी के बाद वो विलय करते हैं, यहाँ पर अपना प्रभुत्व स्थापित करते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग, वो हो, या फिर बाद में वो 1857 की क्रांति के बाद उनका शासन कंपनी के हाथ से जाकर के चला जाता है आपके ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत, चाहे उनके सैन्य प्रशासन में जो फेरबदल हो, इन सारी चीज़ों में एक कॉन्सेप्ट हम देखते हैं। तो अगर इन इस दरमियान जो 150 साल को के जो दरमियान जो हम जो परिवर्तन देखते हैं, उसको अगर आपने एक बार ढंग से समझ लिया, तो ये वाला पार्ट समझना काफ़ी आसान हो जाता है। इस पार्ट में क्योंकि मैक्सिमम चीज़ें जो हैं वो काफ़ी, उसमें फैक्ट ज़्यादा है, तथ्य बहुत ज़्यादा है, और इस फेज में जो हो रहा है उसमें कॉन्सेप्ट ज़्यादा है। ये कॉन्सेप्चुअल पार्ट है और ये फैक्चुअल पार्ट है बहुत ज़्यादा। इसमें आप देखें तो बहुत सारी जानकारी आपको पहले से भी होगी 1857 के ऑनवर्ड्स, और इसमें कई सारी चीज़ें जो हैं उसमें कॉन्सेप्ट थोड़ा कम है, बहुत ज़्यादा इसमें फैक्ट है। कई चीज़ें आपको बार बार परिवर्तित होती नजर आएंगी। बहुत सारे पहलू हैं कि समाज किस तरह से बदल रहा है, राजनीति किस तरह से बदल रही है, अर्थव्यवस्था किस तरह से बदल रहा है, अलग अलग तरह के जो मूवमेंट्स हो रहे हैं, चाहे पीजेंट्स के मूवमेंट हों, जो असंतोष है ट्राइबल्स के बीच, उनके जो अपने इशूज हैं उनको लेकर के मूवमेंट्स हों, तो इन कारण से जो मूवमेंट्स हो रहे हैं उनका अपना एक हम अलग अलग हेड में अध्ययन करते हैं। शिक्षा कैसे फैलाते हैं, प्रेस का कैसे विस्तार होता है, कैसे सामाजिक तबके में सुधार होता है, तो इन चीज़ों को हम पढ़ते हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा फैक्ट बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप चीज़ों को समझना चाहते हैं, एक बार स्ट्रॉन्ग बेस बनाना चाहते हैं, तो इस पार्ट को आप एक बार जरूर से देखें। सारे जो लेक्चर्स मैंने आपको करवाए हैं और उसका नोट्स भी बनाएं, क्योंकि अगर एक बार आपने इसको समझ करके एक बेस बना लिया, तो मैं समझता हूं कि इस पार्ट में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी आपको, क्योंकि इसमें फैक्ट्स हैं, उसको आप बार बार
एक नोट्स बना करके एक पेज में आपको उसको कॉन्साई नोट्स बना करके अगर बार बार देखेंगे, रिवाइज करेंगे, तो बड़ी आसानी से आप उसको याद कर सकते हैं और फिर बाद में एक माइंड मैप बना करके आप एग्जाम के क्वेश्चंस को भी बड़ी आसानी से टैकल कर सकते हैं। तो 1857 की क्रांति के बाद हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि कौन कौन से प्रमुख जन आंदोलन, जनजातीय आंदोलन या किसान विद्रोह हुए थे। उसी कड़ी में हम आगे अब देखेंगे कि उस समय जो भारतीय समाज में क्या परिवर्तन हो रहा है और उस समय के धार्मिक मान्यताएं या फिर परंपराओं को में जो हमारे रूढ़िवादी मान्यताएं थी या फिर जो हमारे कुछ कमियां भी थी उस समय की, अंधविश्वास थे कई, तो उनमें हम किस तरह सुधार कर रहे हैं, रिफॉर्म्स कर रहे हैं, इसको भी हम आज के क्लास में देखेंगे। तो समाज को बदलने का जो क्रम है उसको हम देखेंगे कि भारत के किन किन अलग अलग क्षेत्रों में किन किन लोगों के द्वारा, किन किन महापुरुषों के द्वारा एक परिवर्तन की मुहिम नींव रखी जा रही है, जिसका एक व्यापक असर पड़ता है राष्ट्रीय आंदोलनों में, नेशनल मूवमेंट, जो कि 1905 से लेकर के, प्रमुख रूप से इसका कालखंड है 1905 से लेकर के 1947 तक, जिसके 3 कालखंड है जो हम आगे के क्लासेस में देखेंगे। तो उसके लिए एक बेस तैयार किया जा रहा है, उसके लिए एक बैकग्राउंड तैयार किया जा रहा है, उसके लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है कि हमारा समाज जब बदलता है तो हमारी मान्यताएं बदलती हैं, उसमें एक राष्ट्रवाद का उदय होता है, एक राष्ट्रीय चेतना का उदय होता है, हम नव चेतना की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम आज की क्लास में देखेंगे। आज के क्लास से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। आज का क्लास इसलिए महत्वपूर्ण है कि आज के क्लास में फैक्ट आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। आज के क्लास में आपको बहुत सारे लोगों का नाम याद करना होगा, बहुत सारी संस्थाओं का नाम याद करना होगा, उनके बहुत सारे कॉन्ट्रीब्यूशंस जो उन्होंने दिए हैं, जिन्होंने बहुत सारी महत्वपूर्ण पुस्तकें या पत्र पत्रिकाएं संपादित की हैं, उनका नाम याद करना है। किन किन सन में किया है आप इसको भी थोड़े बहुत फैक्ट्स को याद रख सकते हैं, परंतु आपको एज ए होल एक पेज में आप चाहें तो पूरे क्लास के लेक्चर्स को एक टेबल बना करके आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं कि किस किस सन में कौन कौन से संस्थाओं का गठन होता है, किन किन महापुरुषों के द्वारा, और उस संस्था के द्वारा उस महापुरुष ने क्या क्या योगदान दिया है, उनके द्वारा लिखे जाने वाले महत्वपूर्ण साहित्य को आपको याद करना है। तो इसी कड़ी में सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आज के क्लास में। जो सबसे प्रथम फिगर हैं, जो व्यक्ति हैं, वो है राजा राम मोहन राय। तो इनके योगदान से हम शुरुआत करते हैं आज के क्लास की। इनके क्या योगदान थे उस समय के भारतीय समाज के, जो आपके सुधार हैं या फिर हमारी धार्मिक मान्यताओं में क्या परिवर्तन इन्होंने लाया है, इनके क्या देन है, योगदान है, इससे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक तो आपको मैंने बोला था साहित्य, दूसरा एक पहला नाम, दूसरा साहित्य, तीसरा संगठन कि किस सोसाइटी का उन्होंने गठन किया है, किस सभा का गठन किया है और किस सन में किया है। यही 4 से 5 चीजें हैं जो एग्जाम में बार बार पूछी जाती हैं। तो इसी कड़ी में पहला नाम है राजा राम मोहन राय का। ये वेस्ट बंगाल से है, ये बंगाल से है, वेस्ट बंगाल तो भी है, उस का बंगाल आप कह सकते हैं। तो इन्होंने तोहफात उल मुवाहिद्दीन का प्रकाशन फारसी भाषा में किया। इन्होंने अलग अलग धर्मों की पुस्तकों का अध्ययन किया और उसका अलग अलग भाषाओं में उसका अनुवाद किया, और ये बहुत ही ज्यादा भाषाओं के ज्ञानी थे, ये बहुत सारी भाषाओं को जानते थे। 1809 में इन्होंने तोहफात उल मुआविद्दीन का प्रकाशन फारसी भाषा में किया है। 1820 में इन्होंने एक बुक लिखी थी, परसेप्ट्स ऑफ जीसस, द गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस। ये ईसाई धर्म की पुस्तक जो इन्होंने अध्ययन किया था उसके आधार पर इन्होंने इस बुक को प्रकाशित किया था। और इसमें था आपका परसेप्ट्स ऑफ जीसस, मतलब जीसस की क्या अवधारणाएं थी, और एक मार्ग निर्देशिका थी कि किस तरह से हम खुशहाली, शांति और प्रसन्नता को हम अचीव कर सकते हैं। तो उन्होंने एक पुस्तक को लिखा था 1820 में। इस पुस्तक का नाम पूछा जाता है, आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। तो राजा राम मोहन राय के साहित्य का अगर हम करेंगे, उसको नोट डाउन करेंगे, तो एक तो बुक का नाम हो गया परसेप्ट्स ऑफ जीसस और दूसरा तोहफात उल मुवाहिद्दीन। इन दोनों को भी रखें। आगे हम देखते हैं। इस बुक में उन्होंने ईसाई धर्म की सहजता और नैतिकता के बारे में दृढ़ विश्वास का दर्शन होता है। इस बुक के माध्यम से वो में दिखाना चाहते हैं कि ईसाई धर्म में किस तरह से सहज है और नैतिक है। कहीं ना कहीं हम देखते हैं राजा राम मोहन राय अपने धर्म में उस समय जो प्रचलित अंधविश्वास हैं, जो रूढ़िवादी मान्यताएं हैं, उसको लेकर के ये काफी उग्र होते हैं। उसमें सुधार को लेकर के ये काफी व्यापक रूप से उसमें अमूलचूल परिवर्तन चाहते हैं। इनके द्वारा संवाद कौमुदी का प्रकाशन किया गया था 1821 में। सन उतना इंपॉर्टेंट नहीं भी है, लेकिन आप इन नाम को याद रखें। संवाद कौमुदी पूछा जाता है एग्जाम में, इसका प्रकाशन किया था। और 1822 में उन्होंने लाया था
हिंदू उत्तराधिकार नियम, हिंदू उत्तराधिकार नियम का प्रकाशन किया था। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि फारसी भाषा में इन्होंने एक पेपर, न्यूज़पेपर, अखबार का प्रकाशन किया था। इसका नाम था मिरातुल अखबार। राजा राम मोहन राय ने फारसी भाषा में, किस लैंग्वेज में था वो? फारसी भाषा में था। मिरातुल अखबार का प्रकाशन भी आरंभ किया था। इसके बाद इन्होंने एक डच घड़ीसाज थे, डच घड़ीसाज डेविड हेयर, डेविड हेयर के सहयोग से हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी कलकत्ता में। कहाँ की थी? कलकत्ता में 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। एक तो बनारस में हिंदू विश्वविद्यालय, हम देखेंगे आज उसको भी, तो वो अलग है। इन्होंने पहले कलकत्ता में 1817 में ही क्या किया था? हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी डेविड हेयर के सहयोग से। और डेविड हेयर क्या थे? एक डच थे, वो घड़ीसाज थे। 1825 में उन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी। वेदांत एक दर्शन है। जब हम प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि 6 भारतीय दर्शन प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण है। उसमें से एक है वेदांत। उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण है वेदांत। शंकराचार्य जी ने इसका प्रतिपादन किया था। तो वेदांत कॉलेज का की स्थापना की थी। ये बहुत ही लॉजिक और तर्कों पर आधारित दर्शन है वेदांत। तो उसी के नाम पर इन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने। इसके बाद अकबर द्वितीय, मैंने आपको बताया था अकबर द्वितीय थे आपके मुगल साम्राज्य में। जब हम उत्तर मुगल साम्राज्य के शासक का नाम पढ़ते थे तो उसमें आए थे, एक अकबर द्वितीय आए थे, जिन्होंने अपने पेंशन को फिर से शुरू करवाने के लिए, उसकी उसकी पैरवी करने के लिए राजा राम मोहन राय को इंग्लैंड भेजा था कि आप जाके कंपनी से बात करके आओ और वहाँ पे जो शासक है उनसे बात करके आओ, और हमारे पेंशन को फिर से शुरू करने के लिए उन्होंने आग्रह किया था। और उन्होंने ही राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। तो राम मोहन राय की उपाधि जब राजा दे दी गई तो उस समय इसके बाद ये राजा राम मोहन राय के नाम से जाने जाने लगे। इनका एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है कि 1830 में वो सती प्रथा संबंधी अधिनियम पर प्रतिबंध लगाने से उत्पन्न संभावित जो अशांति का प्रतिकार करने के उद्देश्य से इंग्लैंड चले जाते हैं। एक्चुअली 1829 में होता क्या है, सती प्रथा का अंत होता है 1829 में। पहले बंगाल में होता है और एक साल के बाद 1830 में जो मद्रास प्रेसिडेंसी और बॉम्बे प्रेसिडेंसी अंग्रेजों के अधीन होता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन होता है, वहां भी सती प्रथा को समाप्त कर दिया जाता है। तो इसके कारण जो वहां का उस समय का जो तत्कालीन समाज है उसमें एक बहुत ज्यादा व्यापक रोष होता है, आक्रोश होता है। और उसके इस कारण जो अशांति उत्पन्न होती है उसके कारण भी वो यहाँ से इंग्लैंड चले जाते हैं। तो दो कारण थे इसके, एक तो इन्होंने अकबर द्वितीय ने ही भेजा था अपने पैरवी करने के लिए, पेंशन की पैरवी करने के लिए, और दूसरा कारण यह भी था। दूसरा आपका ज्यूडी अधिनियम आता है 1826 में। इसका राजा राम मोहन राय ने जोरदार तरीके से विद्रोह किया था। ये क्वेश्चन आ चुका है आपका एग्जाम में। ज्यूडी अधिनियम 1826 का इन्होंने विद्रोह किया था, याद रखिएगा इसको। 1815 में इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की। 1821 में कलकत्ता यूनिटेरियन एसोसिएशन, और 28 में बाद में जाके ब्रह्म सभा, जो बाद में क्या बन गया, ब्रह्म समाज बन गया, की स्थापना की। तो तीन नाम है इसमें। एक है आत्मीय सभा 1815 में, दूसरा है आपका 1821 में कलकत्ता यूनिटेरियन एसोसिएशन, और द मोस्ट इंपोर्टेंट ब्रह्म सभा 1828 में ब्रह्म सभा की स्थापना करते हैं ये, जो कि बाद में ब्रह्म समाज बन जाता है। दोस्तों ब्रह्म सभा या ब्रह्म समाज में बहुत कंफ्यूजन है। इसमें कई लोगों का नाम आता है, केशव चंद्र सेन का भी नाम आता है, आपका देवेंद्र नाथ टैगोर का भी नाम आता है, कि कभी भारतीय ब्रह्म सभा है, कभी सर्व साधारण ब्रह्म समाज है, तो कभी आदि ब्रह्म समाज है। इस तरह से नाम बदलते रहता है। तो आज हम देखेंगे कैसे एक एक करके कि किन किन सभा का संबंध किन किन अलग अलग महापुरुषों से है, किन किन अलग अलग व्यक्तियों से है। तो 1828 में ब्रह्म सभा का की स्थापना इन्होंने की थी, और 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना इन्होंने की थी, राजा राम मोहन राय ने की थी। ब्रह्म समाज को हम देखते हैं। ब्रह्म समाज के जो मूल उद्देश्य थे वो था उस समय के जो व्याप्त अवधारणाएं थी, जो अंधविश्वास था, उनका विरोध करना था। पुरोहिती, जो आपकी पुरोहित व्यवस्था थी उसका विरोध करना था। जो ढेर सारे अनुष्ठान होते थे, जो कार्यक्रम के रिचुअल्स के नाम पे, जो आपके रीति रिवाज के नाम पे बहुत सारे अनुष्ठान होते थे, और बलि बलि की परंपरा थी। इन तीनों का विरोध करना इसका उद्देश्य था ब्रह्म समाज का। यह प्रार्थना, ध्यान और शास्त्रों को पढ़ने पर केंद्रित करता था। इनका क्या मानना था कि प्रार्थना करने से, प्रे करने से, ध्यान लगाने से और शास्त्रों को पढ़ने से, जो हमारे ग्रंथ हैं, जो हमारे शास्त्र हैं, उनको पढ़ने से ही हमें सत्य की प्राप्ति होगी। यह सभी धर्मों की एकता में विश्वास करता था, यूनिटी ऑफ ऑल द रिलीजन्स।
और देखा जाए तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में यह पहला बौद्धिक सुधार आंदोलन था। पहला बौद्धिक सुधार आंदोलन, मतलब लॉजिकल या रैशनल कहें आप, जो तर्कों पर आधारित हो, तो ये उस तरह का पहला आंदोलन था। भारत में तर्कवाद, तो लॉजिक या रैशनल या तर्क और प्रबोधन का उदय हुआ, जिसने अप्रत्यक्ष रूप से और इन सारी चीजों ने बाद में जाकर के राष्ट्रीय आंदोलन में काफी योगदान दिया। क्योंकि उस समय के पहले लोग अपने अपने कुकून में, अपने अपने सेल्फ कंफर्ट जोन में रहते थे, लेकिन जब जैसे जैसे चीजों का विस्तार हुआ, जैसे जैसे लोग एक दूसरे से जुड़ते चले गए, जैसे जैसे आपके चेतना का विकास हुआ, तो राष्ट्रीय आंदोलन, राष्ट्रवादी आंदोलन को इसमें बल मिला। अलग अलग क्षेत्र के लोग इसमें जुड़ने लगे। इसी कड़ी में हम देखेंगे कि देवेंद्रनाथ टैगोर का इसमें कैसे ब्रह्म समाज में कंट्रीब्यूट करते हैं, योगदान देते हैं। तो तत्वबोधिनी सभा का ये की स्थापना करते हैं देवेंद्रनाथ टैगोर। कहाँ करते हैं? कलकत्ता के जोड़ा सांकी में। पहले इसका नाम था तत्वरंजनी सभा, तत्वरंजनी सभा, जो कि बाद में तत्वबोधिनी सभा बन गई थी। और इसकी स्थापना किन्होंने की थी? देवेंद्रनाथ टैगोर ने। नाम याद रखिएगा, देवेंद्रनाथ टैगोर, DNT। और पहले इसका नाम था तत्वरंजनी सभा, और इसका भी स्थान क्या था? कलकत्ता। इनका प्रमुख कार्य था कि धर्म में जो शोध की प्रवृत्ति है, जो रिसर्च की प्रवृत्ति है, तो रिसर्च करके, अनुसंधान करके, शोध करके जो मूल तत्व है, जो धर्म का जो मूल आपका सार है, उसको खोजना, वहां तक पहुंचना। तो धर्म खोज को प्रोत्साहित करना इसका उद्देश्य था। उपनिषदों के ज्ञान का प्रचार प्रसार करना था, उपनिषदों का ज्ञान का प्रचार प्रसार करना था। इनका मानना था कि उपनिषदों में हमारा जो प्योर नॉलेज है वो केंद्रित है। और इन्होंने ही बाद में DNT, देवेंद्रनाथ टैगोर 1843 में बाद में ब्रह्म समाज में चले जाते हैं। 1867 में फिर बाद में इसका विभाजन होता है। 1843 में ये पार्टिसिपेट करते हैं किसमें? ब्रह्म समाज में। राजा राम मोहन राय के बारे में एक फैक्ट और भी है कि ये 1833 में इंग्लैंड में ही ब्रिस्टल में इनकी मृत्यु हो जाती है। जब ये इनको अकबर द्वितीय भेजता है पेंशन के लिए, बात करने के लिए, पैरवी करने के लिए इंग्लैंड, तो इंग्लैंड जब जाते हैं तो 1833 में ब्रिस्टल में राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो जाती है। उनके बाद देवेंद्रनाथ टैगोर ही ब्रह्म सभा या ब्रह्म समाज को संभालते हैं, और 1867 में फिर इसका विभाजन होता है। केशव चंद्र सेन बहुत ही प्रमुख उसमें बन उभर के आते हैं, नेतृत्व करना शुरू करते हैं। और ये कहीं ना कहीं ब्रह्म समाज की आइडेंटिटी को हिंदू धर्म के जो समय की परंपराएं थी उससे अलग करना चाहते हैं। तो इसलिए उसका विभाजन हो जाता है। 1867 में उसका विभाजन होता है ब्रह्म समाज का। तो दो गुट बन जाते हैं। देवेंद्रनाथ टैगोर वाले गुट को कहते हैं आदि ब्रह्म समाज। बड़ा कंफ्यूजन रहता है दोस्तों, एक बार थोड़ा ध्यान से देख लीजिए आप लोग। 1867 में विभाजन होता है, और देवेंद्रनाथ टैगोर वाले गुट को कहते हैं आदि ब्रह्म समाज। और केशव चंद्र सेन जो कि उससे अलग होते हैं, वो बनाते हैं भारतीय ब्रह्म समाज, बनाते हैं इसको। और वो बड़े लॉजिकल व्यक्ति थे केशव चंद्र सेन, और ये कहीं ना कहीं इतने एग्रेसिवली उसको प्रमोट कर रहे थे कि हिंदू धर्म से सेपरेट एक अलग आइडेंटिटी बना करके ब्रह्म समाज को पहचान दिलाना चाहते थे। ब्रह्म समाज को बंबई तथा मद्रास के क्षेत्र में फैलाते हैं ये, और उसकी शाखाओं को का विस्तार करते हैं। कौन? केशव चंद्र सेन। और एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन कि किनके प्रयासों से 1872 ईस्वी का सिविल मैरिज एक्ट पारित होता है? तो केशव चंद्र सेन के प्रयासों से ही ये 1872 का सिविल मैरिज एक्ट पास होता है। इसमें शादी के लिए लड़के की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष की जाती है, और लड़की की न्यूनतम उम्र 14 वर्ष की जाती है, निर्धारित की जाती है। पर इसके बाद एक ट्विस्ट आता है कि केशव चंद्र सेन की पुत्री की शादी, ये अपने ही पुत्री की शादी जो नाबालिग होती है, मतलब 14 साल से कम की पुत्री इनकी होती है, 12 वर्ष उनकी उम्र होती है इनकी पुत्री की। उस समय ये अपने पुत्री की शादी कर देते हैं कूच बिहार के महाराजा के साथ, और हिंदू कर्मकांड के द्वारा ये अपने पुत्री की शादी 12 वर्ष की उम्र में ही कूच बिहार के महाराजा से कर देते हैं, जिसके कारण एक बार फिर से इस समाज का विभाजन हो जाता है। कब? ये 1878 में पुनः इस समाज का विभाजन हो जाता है। कारण क्या था कि केशव चंद्र सेन जो कि काफी लॉजिक और तर्कवाद को प्रमोट कर रहे होते हैं, उसको प्रोत्साहित कर रहे होते हैं, और ये सिविल मैरिज एक्ट में इनका काफी प्रयत्न होता है, जिसमें कि लड़की की उम्र के शादी के लिए लड़की की उम्र का जो न्यूनतम वर्ष होता है 14 वर्ष निर्धारित किया जाता है। तो ये अपनी पुत्री की शादी 12 वर्ष की उम्र में ही कर देते हैं कूच बिहार के महाराजा से। ये था इसका कारण कि कैसे भारतीय ब्रह्म समाज का विघटन फिर से हो जाता है। और फिर मई 1878 में साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना होती है। साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना होती है। इसमें प्रमुख नाम है
शिवनाथ शास्त्री जो इनसे अलग हो जाते हैं केशव चंद्र सेन से, विपिन चंद्र पाल, द्वारिकानाथ गांगुली और आनंद मोहन बोस। दो नाम कम से कम आप जरूर याद रखिए, शिवनाथ शास्त्री और विपिन चंद्र पाल का। इन दोनों अग्रणी सदस्य थे ये दोनों। और इन लोगों ने अलग होकर के साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की। इनका भी उद्देश्य वैसे ही था कि जाति प्रथा का उन्मूलन करना और मूर्ति पूजा का विरोध करना तथा नारी मुक्ति का समर्थन करना, ये कुछ महत्वपूर्ण उद्देश्य थे। साधारण ब्रह्म सभा समाज ने जन सामान्य के कल्याण, नारी शिक्षा पर उन्होंने बल दिया है, क्योंकि ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने बहुत पहले ही नारी शिक्षा के लिए काफी प्रयास कर लिया था 1850 के दशक में, 50 के दशक में। तो इन्होंने नारी शिक्षा को भी प्रधानता से लिया। अकाल राहत कोष, अनाथालय की स्थापना इत्यादि में भी इन्होंने अपना योगदान दिया, कंट्रीब्यूशन दिया साधारण ब्रह्म समाज ने। इनके उद्देश्य तत्व कौमुदी, संजीवनी, इनकी कुछ पत्रिकाएं थी दोस्तों, कि जिससे जनसाधारण को अपने मैसेज को पहुंचा सके जनसाधारण तक। तो उसमें कुछ प्रमुख पत्रिकाएं जो थी, एक तो तत्व कौमुदी थी, संजीवनी थी, नव्य भारत, ब्रह्म जनमत, इंडियन मैसेंजर, मॉडर्न रिव्यू इत्यादि। तो इसमें तत्व कौमुदी आप याद रखिए, बाकी अगर चाहें तो आप याद कर सकते हैं, नोट्स में आप इसको जरूर नोट डाउन करें। संजीवनी, नव भारत, ब्रह्म जनमत और इंडियन मैसेंजर और मॉडर्न रिव्यू, ये सब साधारण ब्रह्म समाज द्वारा नॉर्मल लोगों तक पहुंचाने, अपने मैसेज पहुंचाने के लिए पत्रिकाओं का प्रयोग किया गया था, इन सारी पत्रिकाओं का। नेक्स्ट नाम आता है हैंडी विवियन डिरेजियो। एक इंपॉर्टेंट नाम है, जिससे कभी कभी एक आध क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इनको आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि कहा जाता है। आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि भी कहा जाता है। इनके द्वारा बंगाल में दो सोसाइटी की स्थापना की गई थी। एक तो था एकेडमिक एसोसिएशन और दूसरा था सोसाइटी फॉर द एग्जीबिशन ऑफ जनरल नॉलेज। सामान्य ज्ञान के प्रदर्शन के लिए सोसाइटी, संगठन, सभा का इन्होंने संगठन बनाया था, स्थापना की थी समाज सुधार के लिए। दो नाम याद रखिए आप। इनके मुख्य शिष्यों में थे राम गोपाल घोष और कृष्ण मोहन बनर्जी और महेश चंद्र घोष, इनके मुख्य शिष्यों में से थे। और ये फैक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने डेरेजियो के अनुयायियों को क्या कहा था, इनके जो फॉलोअर्स थे उनको कहा था कि बंगाल में आधुनिक सभ्यता के अग्रदूत, बंगाल में आधुनिक सभ्यता के अग्रदूत, और दूसरा हमारी जाति के पिता, ये दोनों नाम से इनको संबोधित किया था सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज महाराष्ट्र में हो रहा है। अभी तक हमने बंगाल के आंदोलनों को देखा, अब देखते हैं महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, पश्चिम भारत में क्या हो रहा है। तो महाराष्ट्र में 1857 में आत्माराम पांडुरंग ने इनकी स्थापना की। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी 1857 में। बाद में दो प्रमुख नाम इसमें जुड़ते हैं। महादेव गोविंद रानाडे बहुत ही फेमस नाम है, इनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। हम लोग इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस को अलग से कवर करेंगे अभी। तो इसके बाद आत्माराम पांडुरंग ने जब स्थापना कर दी थी प्रार्थना समाज की, उसके बाद दो नाम अलग से आते हैं, आरजी भंडारकर और महादेव गोविंद रानाडे। इस संगठन में शामिल होकर के वो फिर बहुत ज्यादा इसको प्रसिद्धि और ख्याति दिलाते हैं प्रार्थना समाज को। तो इनके कुछ प्रमुख जो कॉन्ट्रीब्यूशंस थे, उसमें एक था कि रानाडे ने सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी। कहीं कहीं 1867 दिया हुआ, कहीं कहीं 1870 दिया हुआ है, तो आप वर्ष में ज्यादा कंफ्यूज ना हो। इसमें ये याद रखें कि सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी किन्होंने, महादेव गोविंद रानाडे ने। ये महाराष्ट्र के थे और ये बहुत ही लॉजिकल और बहुत ही शार्प ब्रेन के व्यक्ति थे, इसलिए इनको महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है, तो महाराष्ट्र का सुकरात महादेव गोविंद रानाडे को कहा जाता है। ये बड़े इनके दार्शनिक टाइप के व्यक्ति थे। इन्होंने ही पर्यटन करके दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की थी। इन्होंने पुणे में दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना भी की थी, जिसके सदस्यों में से तिलक, बहुत इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति थे तिलक, महादेव बल्लाल नामजोशी, विष्णु शास्त्री चिपलुनकर, ये सब उसके सदस्य थे दक्कन एजुकेशन सोसाइटी के। और इसकी स्थापना की थी महादेव गोविंद रानाडे ने। रानाडे द्वारा ही महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन, वीडो रिमैरेज एसोसिएशन की स्थापना की गई थी रानाडे के सहयोग से। और जिसका उद्देश्य, इनके कामों का जो मुख्य उद्देश्य यही था, हिंदू धर्म तथा समाज में सुधार लाना। प्रार्थना समाज के सिद्धांत और विचार भी ब्रह्म समाज के जैसे ही थे। और इसमें जाति प्रथा की समाप्ति, जिनको जो मूल उद्देश्य थे, विधवाओं के पुनर्विवाह, नारी शिक्षा को बढ़ावा, बाल विवाह के अंत इत्यादि का जो उद्देश्य था, वही आपके प्रार्थना समाज या रानाडे के जो कॉन्ट्रीब्यूशंस थे उसमें इनका नाम आता है।
इन्होंने एक ब्रह्म की उपासना का संदेश दिया था। एकेश्वरवाद को हम देखेंगे कैसे उसमें बहुदेववाद की पूजा का प्रथा का जो चलन था, उसमें कई सारे जो लोग आए, राजा राम मोहन राय ने भी एकेश्वरवाद की परंपरा को काफी स्ट्रांगली फेवर किया, उनका पक्षधर थे, उसके पक्षधर थे, मूर्ति पूजा के विरोध में थे। तो इन्होंने भी एक ब्रह्म की उपासना पे अपना फोकस किया और धर्म को जो जातिगत रूढ़िवादिता थी उससे मुक्त कराने के लिए इन्होंने संघर्ष किया, इन्होंने अपना योगदान दिया। महादेव गोविंद रानडे ने। इसके बाद फिर बंगाल में एक और बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है रामकृष्ण परमहंस मिशन और विवेकानंद का। आपने विवेकानंद का नाम सुना ही होगा। इनके गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, और इन्हीं अपने गुरु के नाम पे इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद ने। तो इनके बारे में कुछ फैक्ट हम देखेंगे। रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे विवेकानंद, और इनके द्वारा 1897 में कलकत्ता के समीप बारानगर में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की जाती है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना की जाती है किनके द्वारा? स्वामी विवेकानंद के द्वारा। ठीक है। इनका मूल नाम था नरेंद्र दत्त। इनका प्रारंभिक नाम क्या था? नरेंद्र दत्त। बाद में खेतरी के राजा ने, जब ये जाने लगे थे विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए, तो खेतरी राजस्थान में पड़ता है, उसके महाराजा ने इनका नाम दिया था स्वामी विवेकानंद। तो उसी नाम से फिर बाद में एक ख्याति प्राप्त किए। तो स्वामी विवेकानंद ने ही वहां से लौटने के बाद, शिकागो धर्म सम्मेलन से लौटने के बाद 1897 में अपने गुरुजी रामकृष्ण परमहंस के नाम पे रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी कलकत्ता में। इनके बारे में कुछ फैक्ट है। एक तो नरेंद्र दत्त, इनके पहला नाम था, स्टार्ट प्रारंभिक नाम क्या था? नरेंद्र दत्त। और ये कलकत्ता विश्वविद्यालय के स्नातक थे, ये ग्रेजुएट थे, और बाद में फिर रामकृष्ण परमहंस के शिष्य बन गए। कई लोग कहते हैं कि ये सत्य की खोज में पहुंचे थे रामकृष्ण परमहंस के पास। कई लोग कहते हैं कि ये जीविकोपार्जन के लिए कुछ नौकरी मांग के इच्छा के साथ पहुंचे थे रामकृष्ण परमहंस के पास। तो जो मैक्सिमम जो सोर्सेस में लिखा गया है वो है कि सत्य की खोज के लिए इनका मानना था कि हम सत्य क्या है, परम सत्य क्या है, तत्व सत्य क्या है, उस सत्य की प्राप्ति के लिए ये इनके मन में एक, उसको प्राप्त करने के लिए, परम सत्य तक पहुंचने के लिए इनके मन में एक डिजायर आया, एक इच्छा आई, और उसको प्राप्त करने के लिए बहुत सारा बुक का इन्होंने अध्ययन किया। और उसमें जो जितने भी वहां पे जो आसपास कलकत्ता में जो लोग थे उनसे मिलने गए। फिर जाके लास्ट में ये रामकृष्ण परमहंस, जो उसमें बहुत फेमस थे, प्रसिद्ध थे, उनके पास गए। तो बड़ा फेमस एक दृष्टांत भी आता है कि जिसे पूछते हैं ये कि रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि यहाँ पे क्यों आए हो? तो ये कहते हैं कि मैं यही जानने के लिए तो आपके पास आया हूँ। तो इसके बाद ये काफी प्रभावित होते हैं, उनको माँ शारदा के पास भेजते हैं। रामकृष्ण परमहंस की पत्नी का नाम था माँ शारदा, उनके पास भेजते हैं, और वहां पे जाकर काफी प्रभावित होते हैं स्वामी विवेकानंद, और वहीं से ये अपनी स्पिरिचुअल जर्नी, आध्यात्मिक यात्रा का की शुरुआत करते हैं, आध्यात्मिक यात्रा का प्रारंभ करते हैं। इनके बहुत सारे जो पुस्तकें हैं, मैं समझता हूँ कि युवाओं को पढ़ना चाहिए। वो आपको बहुत ज्यादा एनर्जी देगी। जब भी आप डिमोटिवेटेड फील करेंगे एग्जाम की तैयारी के दौरान, तो इन सारे बुक्स अगर आप पढ़ेंगे तो आपको काफी ऊर्जा मिलेगा, काफी संचार, ऊर्जा का संचार होगा आप में। विवेकानंद के व्यक्तित्व में एक बैलेंस्ड अप्रोच था। वो चाहते थे कि जो पश्चिम का भौतिकवाद है और पूर्व का हमारा जो ज्ञान है, अध्यात्म है, इन दोनों का सामंजस्य हो, भारत की उन्नति में इन दोनों का कंट्रीब्यूशन हो, इन दोनों का योगदान हो। तो स्वामी विवेकानंद के व्यक्तित्व में, इनकी पर्सनालिटी में पाश्चात्यवाद एवं देसी तत्वों का मिश्रण देखा जा सकता है। वो एक ऐसे भारत का निर्माण करना चाहते थे जो कि पश्चिम की आर्थिक एवं तकनीकी पद्धति पर आधारित हो, आर्थिक एवं तकनीकी पद्धति पर वो पश्चिम से प्रेरित हो, परंतु आत्मा से वो भारतीय हो, तथा भारत के धर्म एवं अध्यात्म से प्रेरणा ले रहा हो। तो इनका भारतीय अध्यात्म में काफी इनका गहन विश्वास था। उन्होंने कई पुस्तकें भी लिखी हैं उस पे। 1893 में अमेरिका के शिकागो शहर में आयोजित प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में ये भाग लेने गए थे, और नरेंद्र नाथ दत्त का नाम बदलकर महाराज खेतरी के सुझाव पर इन्होंने स्वामी विवेकानंद अपना नाम रख लिया था। स्वामी जी को एक क्वेश्चन पूछा भी गया है कि नव हिंदू जागरण का संस्थापक 19वीं शताब्दी के नव हिंदू जागरण का संस्थापक किन्हें कहा जा सकता है? तो स्वामी विवेकानंद का इसमें नाम आता है, इसमें क्वेश्चन आया है ये। सुभाष चंद्र बोस ने इनको आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता भी कहा। इन्हें, स्वामी विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा है। स्वामी विवेकानंद ने प्रबुद्ध भारत अंग्रेजी में, उद्बोधन बंगाली में इत्यादि पत्रिकाओं का प्रकाशन किया है। फिर से आप नाम याद रख लीजिए, प्रबुद्ध भारत अंग्रेजी में है,
और उद्बोधन बंगाली में है। इन पत्रिकाओं का प्रकाशन किया है। उन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं जिसमें महत्वपूर्ण रूप से मुख्य रूप से राजयोग, ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग, ज्ञान योग और कर्म योग, ये 3 योग हैं जिसके माध्यम से आप परम सत्य को समझ सकते हैं, आप समाधि के स्तर पर पहुंच सकते हैं। इस किताब को अगर आप इनके कई पुस्तकें उनको आप पढ़ेंगे तो इसमें इनका व्यापक दर्शन जो वेदांत फिलॉसफी से काफी प्रेरित थे, उसके आधार पर उन्होंने कई पुस्तकें लिखी हैं जो शुद्ध रूप से तर्क और आप कह सकते हैं कि रैशनल पे आधारित था। वेदांत फिलॉसफी, ये सब उनकी प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। राजयोग, ज्ञान योग, कर्मयोग और वेदांत फिलॉसफी। ये एग्जाम में पूछा गया है कि इन पुस्तकों की रचना किन्होंने की है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसी कड़ी में थियोसॉफिकल सोसाइटी। थियोसॉफिकल सोसाइटी दोस्तों बड़ी इंटरेस्टिंग एक इसके बारे में जानकारी है कि इसकी जो नींव पड़ी थी वो अमेरिका के न्यूयॉर्क में पड़ी थी। कहाँ पड़ी थी इसकी नींव? अमेरिका के न्यूयॉर्क में पड़ी थी। और कब पड़ी थी? 1875 में। और किनके द्वारा इनका नींव रखा गया था? एचपी ब्लावत्स्की। नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। एचपी ब्लावत्स्की एक रसियन जर्मन मूल की महिला थी। रसियन जर्मन मूल की महिला थी। उन्होंने 1875 में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कहाँ की थी? न्यूयॉर्क में। बाद में इसमें कर्नल एमएस अल्कॉट यूएसए में के थे, ये भी इसमें जुड़ गए थे। 1882 में अपनी सोसाइटी का मुख्यालय इन्होंने मद्रास में अडयार, मद्रास के पास है अडयार, वहां पे स्थापित किया था। अडयार नाम याद रखिए। तो इन्होंने अपने सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ बना दिया था? मद्रास के समीप अडयार में। 1897 में अल्कॉट की मृत्यु के बाद एनी बेसेंट, श्रीमती एनी बेसेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनके बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है जो कि आप लोग नीचे कमेंट में बताइएगा कि कांग्रेस के किस सेशन की उन्होंने अध्यक्षता की थी एनी बेसेंट ने। तो इसकी अध्यक्ष बनी थी। अल्कॉट की मृत्यु के बाद एनी बेसेंट ने ही इसकी अध्यक्ष बनी थी। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, एनी बेसेंट के बाद इंग्लैंड में इसकी सदस्य बनी थी एनी बेसेंट 1889 में, और 1893 में ये भारत आई थी। और इसके पुनरुत्थान में इनका बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। इनका नाम हमें बहुत याद रखना चाहिए क्योंकि ये यूरोपियन मूल की होते हुए भी हमारी संस्कृति में, हमारे जो आपकी जो परंपराएं थी उनमें इनका बहुत ही प्रगाढ़ विश्वास था। 2 वर्ड होते हैं, एक है ओरिएंटलिस्ट, एक है ऑक्सीडेंटलिस्ट। प्राच्यवादी, ओरिएंटलिस्ट, ओरिएंटलिस्ट, ओरिएंटलिस्ट और पाश्चात्यवादी और ऑक्सीडेंटलिस्ट, इंग्लिश में कहते हैं ऑक्सीडेंटलिस्ट। ये 2 नाम है। तो शी was from West, she was from Europe, and still she has deep faith in Indian culture, Indian literature, ancient Indian literature. प्राचीन भारतीय साहित्य में इनका बहुत ज्यादा विश्वास था। इनका उद्देश्य था हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जरथुष्ट्र धर्म, पारसी भी कह सकते हैं इसको, की मूल भावना को पुनर्जीवित करना। उनका मानना था कि इन धर्म की मान्यताओं के, इन धर्म जो टीचिंग्स हैं, जो सीख हैं, उनको लेकर के हम दुनिया में नए युग की स्थापना कर सकते हैं। थियोसॉफिकल हिंदू धर्म के आध्यात्मिक दर्शन उसके कर्म सिद्धांत तथा आत्मा के पुनर्जन्म सिद्धांत का समर्थन करती हैं। कभी कभी मेंस में क्वेश्चन आता है तो उसमें आपको कई फैक्ट आपको लिखना पड़ेगा, तो आप इन फैक्ट को लिख सकते हैं, कोट कर सकते हैं। क्योंकि हमने देखा था कि लॉर्ड मैकाले कहा करते थे, उनका मानना था कि जो पूरे अरबी भाषा में और जो हिंदू धर्म की किताबें हैं उन सब किताबों को अगर आप मिला के उनके ज्ञान को रखें तो किसी भी ब्रिटेन की किसी भी एक लाइब्रेरी के एक रैक में रखे हुए किताब के बराबर इतनी जानकारी ही है। तो मतलब इतना वो कमतर समझते थे हमारे भारतीय और अरबी मूल की किताबों को, उनके प्राचीन साहित्यों को, उनके धार्मिक पुस्तकों को। लेकिन आप देखिए कि उसी समय जो यूरोपियन मूल की हैं एनी बेसेंट, थियोसॉफिकल सोसाइटी की जो है वो हिंदू धर्म के आध्यात्मिक दर्शन, उसके कर्म सिद्धांत, आत्मा के पुनर्जन्म सिद्धांत का समर्थन करती हैं और इसको बहुत ही महत्वपूर्ण मानती हैं। उसका और उसके पुनरुत्थान के लिए ये बहुत ज्यादा प्रयास भी करती हैं इंडिया में। इन्होंने बाल विवाह का विरोध किया था, जातिवाद का विरोध किया था, विधवाओं की दशा सुधारने के लिए उन्होंने बहुत ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन दिया था। ये सारे महत्वपूर्ण कॉन्ट्रीब्यूशन थे थियोसॉफिकल सोसाइटी के। फिर आता है आर्य समाज। आर्य समाज में हम देखते हैं, आर्य समाज उत्तर भारत में स्थापित एक महत्वपूर्ण तथा प्रभावकारी संस्था थी। आप आज भी देखेंगे कि वेस्टर्न यूपी में, विशेष करके हरियाणा, पंजाब, वेस्टर्न यूपी,
दिल्ली, इस क्षेत्र में आर्य समाज का बहुत ज्यादा प्रभाव है। आर्य समाज आज भी आपको आर्य समाज के बहुत सारे मंदिर मिल जाएंगे यहाँ पे, बहुत सारे फॉलोअर्स और अनुयायी मिल जाएंगे आपको, मतावलंबी मिल जाएंगे आपको। इसकी स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी 1875 में। कब की थी? 1875 में। इनका जन्म हुआ था 1850 में। इनका नाम था मूलचंद। इसका पहला मुख्यालय मुंबई में था और दूसरा लाहौर बना। दयानंद सरस्वती प्राचीन ग्रंथ के रूप में वेदों के महत्व पे, ये मुख्य रूप से वेदों को मानते थे। वेदों की ओर लौटो, ये इनका नारा था, स्लोगन था। वेदों के महत्व पर अत्यधिक जोर देते थे। ये मानते थे कि वेदाज आर इनफॉलेबल, वेद का पतन नहीं हो सकता। और उसके बाद उसे ही हिंदू धर्म का वास्तविक आधार बनाया। इन्होंने पुराण पे ज्यादा जोर नहीं दिया। इन्होंने हिंदू धर्म में एक तो वेद पे और दूसरा उपनिषद पे ज्यादा जोर दिया। इन्होंने वेद के महत्व को बहुत ज्यादा उस पर जोर दिया। उनके व्यक्तित्व पर पश्चिम के प्राच्यवादियों का प्रभाव माना जा सकता है। जो पश्चिम के प्राच्यवादी, जो पश्चिम के लोग थे और जिनका हिंदू धर्म के एंशियंट लिटरेचर में फेथ था, उससे बहुत प्रभावित माना जा सकता है इनको। परंतु ये पश्चिम सभ्यता के विरुद्ध, जो पश्चिम का प्रभाव था भारतीय सभ्यता पे, उसके विरुद्ध बहुत ज्यादा आक्रामक रहे हैं। ये अपने आक्रामक प्रतिक्रिया के लिए जाने जाते थे। और उनका मानना था कि वेद जो है वैज्ञानिक चिंतन से भरे पड़े हैं। इनका मानना था कि वेद वैज्ञानिक चिंतन से भरे पड़े हैं और वेद पर आधारित धर्म इस्लाम धर्म से श्रेष्ठ है और अन्य धर्मों से भी श्रेष्ठ है, ऐसा इनका मानना था। ये मूर्ति पूजा, बहुदेववाद, पुरोहितवाद आदि पर इन्होंने बहुत ज्यादा प्रहार किया था। इन्होंने अन्य कुरीतियों जैसे बाल विवाह, सती प्रथा, जाति विभाजन की आलोचना की तथा विधवा विवाह को प्रोत्साहित किया। विधवा विवाह का प्रोत्साहन किया था। इन्होंने छुआछूत को अस्वीकार किया था। जो अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी कह सकते हैं, उसको अस्वीकार सॉरी अस्वीकार कर दिया था और जाति विभाजन की आलोचना की थी। किंतु उन्होंने वेदों पर आधारित, गौर कीजिएगा, एक तो होता है जाति, एक होता है वर्ण। तो वेदों पर आधारित चतुर्वर्ण की व्यवस्था का समर्थन किया था। किंतु उन्होंने, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, उन्होंने वेदों पर आधारित चतुर्वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया था। जाति विभाजन की आलोचना की थी, उन्होंने जाति विभाजन की आलोचना की थी, परंतु चतुर्वर्ण, जो वेदों पर आधारित चतुर्वर्ण था, उसका समर्थन किया था, उस व्यवस्था का। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है इनके बारे में, दयानंद सरस्वती के बारे में। पंजाब तथा उत्तर प्रदेश में आर्य समाज को व्यापक स्वीकृति मिली, बिल्कुल। और उसके बाद उनकी मृत्यु के बाद ये दो पार्ट में बट गया। आज भी आप कई जगह देखते होंगे डीएवी, दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेजेस एंड स्कूल्स, डीएवी चलता है। तो डीएवी उनका संगठन है। आर्य समाज का दो ग्रुप में बटता है उनकी मृत्यु के बाद। एक होता है कॉलेज गुट, एक होता है स्कूल गुट। स्कूल गुट गुरुकुल कांगड़ी के नाम से जाना जाता है। आप हरिद्वार में जानते होंगे गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना की जाती है और पंडित गुरुदत्त और पंडित लेखराम इससे संबंधित थे। इनका था धार्मिक पुनरुत्थान, धर्म का जो है फिर से उत्थान हो, इस पर ज्यादा बल था। और जो कॉलेज गुट था, कॉलेज गुट, इससे जुड़े थे आपके लाला हंसराज व लाला लाजपत राय। इनके द्वारा एंग्लो वैदिक कॉलेज एवं स्कूल की स्थापना की गई थी। एंग्लो वैदिक स्कूल, एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की गई थी, डी विद्यानंद एंग्लो वैदिक। इसमें लाला लाजपत राय का योगदान था और लाला हंसराज का योगदान था। ये थे कॉलेज गुट से जुड़े हुए कार्यकर्ता। स्वदेशी व हिंदी का समर्थन करने वाला यह प्रथम संगठन था। आप गौर कीजिएगा कि ये स्वदेशी और हिंदी का समर्थन करते थे। 1863 में इन्होंने बाह्य आडंबर और झूठे धर्मों का खंडन करते हुए पाखंड खंडिनी पताका लहराई। इस वर्ड को याद रखिए, पाखंड खंडिनी, पाखंड को खंडित करने वाली पताका लहराई। दयानंद सरस्वती को उनके बहुत ही फेमस बुक सत्यार्थ प्रकाश के लिए भी जाना जाता है। सत्यार्थ प्रकाश, सत्य के लिए प्रकाश। इसका मानना था कि भारत भारतीयों के लिए है, इंडिया इज फॉर इंडियंस। इन्होंने, दयानंद सरस्वती ने गोरक्षा आंदोलन भी चलाया था। गायों की रक्षा के लिए गोरक्षा समिति भी इन्होंने बनाई थी, दयानंद सरस्वती ने। ये प्रथम समाज सुधारक थे अपने समय के, दयानंद सरस्वती, जिन्होंने शूद्रों वो स्त्री को वेद पढ़ने, आपको पता होना चाहिए कि स्त्रियों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं था, शूद्रों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं था। तो शूद्रों व स्त्री को वेद पढ़ने, उच्च शिक्षा प्राप्त करने और यज्ञोपवीत, यज्ञोपवीत को जनेऊ भी कहते हैं, यज्ञोपवीत धारण करने के पक्ष में आंदोलन चलाया। ये बहुत ही क्रांतिकारी कदम था उस समय के लिए। तो इन्होंने शूद्रों और स्त्री को वेद पढ़ने, उच्च शिक्षा प्राप्त करने और यज्ञोपवीत मतलब जनेऊ धारण करने के पक्ष में भी आंदोलन चलाया था। दयानंद सरस्वती ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया तथा हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया।
सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग इन्होंने किया था और हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया था। बहुत सारे महापुरुष उस समय के, बाल गंगाधर तिलक हो गए, लाला लाजपत राय हो गए, गोपाल कृष्ण गोखले हो गए, इनका जो राष्ट्रीय आंदोलन था ये आर्य समाज से प्रभावित था बहुत हद तक। इनका मानना था दयानंद सरस्वती का कि बुरे से बुरा देसी राज्य, बुरे से बुरा देसी राज्य अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से बेहतर है, ये इनका मानना था। उसके बाद कुछ और नाम है जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कभी एग्जाम में पूछ देता है एक दो फैक्ट के रूप में, तो आप याद रखिए। धर्म सभा एक था, इसकी स्थापना सती प्रथा का समर्थन करने के उद्देश्य से। एक राजा राधाकांत देव थे, ये रूढ़िवाद का समर्थन करते थे, बंगाल के ही थे, तो ये रूढ़िवाद का समर्थन करते थे। तो इस संस्था के लोग इन्होंने धर्म सभा की स्थापना की थी 1830 में। ये सती प्रथा का समर्थन करते थे। ये सामाजिक धार्मिक स्तर पर यथास्थिति मतलब स्टेटस को जो है उसको बनाए रखने के प्रबल समर्थक थे। यह एक रूढ़िवादी संस्था थी धर्म सभा। इसके बाद पंडित दीनदयाल शर्मा ने भारत धर्म महामंडल की स्थापना की। ये नाम और संगठन का नाम याद रखिए, इससे कभी कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर एक वेद समाज था। वेद समाज आपका धरालू नायडू द्वारा मद्रास में वेद समाज की स्थापना की गई थी। इसको दक्षिण भारत का दक्षिण ब्रह्म समाज भी कहते थे। वेद समाज को दक्षिण ब्रह्म समाज, नाम क्या था? धरालू नायडू। ठीक है। फिर है नेक्स्ट आपका, ये था आपके हिंदू धर्म में जो उस समय प्रचलित थे कुछ महत्वपूर्ण सामाजिक व धार्मिक आंदोलन। अब देखते हैं मुस्लिम धर्म के सुधार आंदोलन क्या थे उस समय। तो मुस्लिम धर्म में जो प्रमुख रूप से चलाए जा रहे थे उसमें था एक वहाबी आंदोलन। वहाबी आंदोलन ये मूल रूप से मुस्लिम सुधारवादी धार्मिक आंदोलन था। ये मुख्य रूप से उत्तर पश्चिम, नॉर्थ वेस्ट, पूर्वी ईस्टर्न और सेंट्रल इंडिया में सक्रिय रहा। इनका मानना था कि हजरत मोहम्मद साहब के इस्लाम को पुनर्स्थापित करना है। जो प्रथम पैगंबर थे, जो कहा जाता है अंतिम पैगंबर भी उनको माना जाता है हजरत मोहम्मद साहब को, कि उसके बाद कोई पैगंबर नहीं आया है। तो हजरत मोहम्मद साहब के इस्लाम को पुनर्स्थापित करना था। उनके जो इंस्ट्रक्शंस थे, उनके जो निर्देश थे, उन्हीं को मूल रूप से स्थापित करना था इनका उद्देश्य वहाबी आंदोलन का। शुद्ध रूप से कह सकते हैं, शुद्ध प्योर इस्लाम को स्थापित करना था। तो भारत में इस आंदोलन को लोकप्रियता मिली सैयद अहमद राय बरेलवी। ये राय बरेली के थे। ये कहाँ के थे? राय बरेली के। सैयद अहमद भी नाम इनका है, सैयद अहमद राय बरेलवी। इनका जो था ये अरब के अब्दुल वहाब, उस समय के इंपोर्टेंट फिगर थे। अरब के अब्दुल वहाब, वो दिल्ली के संत थे शाह वली उल्लाह। दोनों नाम इंपोर्टेंट है। दिल्ली के थे आपके शाह वली उल्लाह और अरब के थे अब्दुल वहाब। इनसे काफी प्रभावित थे सैयद अहमद राय बरेलवी। इन्होंने ही इस वहाबी आंदोलन को स्टार्ट किया था, आरंभ किया था। इनका उद्देश्य था कि देश को दार उल हर्ब मतलब काफिरों का देश, दार उल हर्ब से दार उल इस्लाम बनाना है। दार उल हर्ब से दार उल इस्लाम बनाना है। तो शुरू में क्योंकि नॉर्थ वेस्टर्न एरिया में आपका पंजाब का सिखों का शासन था, तो शुरू में इनके टारगेट पे सिख रहे। लेकिन बाद में जब अंग्रेज सिख पे विजयी हुए, तो फिर बाद में ये अंग्रेजों को टारगेट किए। अंग्रेज इनके प्रमुख अपोनेंट थे, प्रमुख शत्रु थे। इसका जो मेन केंद्र था वो था पटना। इसका एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। इसका प्रमुख सेंटर वहाबी आंदोलन का था पटना। ऑल्दो ये हैदराबाद हो गया, आपका आपका वेस्टर्न एरिया हो गया, आपका नॉर्दर्न पार्ट हो गया, इसमें इसके सेंटर्स थे। बंगाल में भी इसके सेंटर्स थे, लेकिन इसका प्रमुख सेंटर था पटना। इनका एक प्रमुख जो बुक है सिराते मुस्तकीन, सिरात ए मुस्तकीन, एक फारसी ग्रंथ था जिसमें सैयद अहमद के विचारों को कंपाइल किया गया है, उसको संकलित किया गया है। वहाबी आंदोलन के बाद हम देखते हैं एक देवबंद आंदोलन है। देवबंद अभी भी एक जगह है आपका वेस्टर्न यूपी में, सहारनपुर के पास देवबंद। देवबंद और अलीगढ़ दो इंपोर्टेंट आंदोलन थे। दोनों पास पास में थे, एक दोनों वेस्टर्न यूपी में है। अलीगढ़ आंदोलन चल रहा है एक, और दूसरा चल रहा है देवबंद आंदोलन, और दोनों आपस में एक दूसरे के विरुद्ध हैं। दोनों के विचार एक दूसरे के से बिल्कुल अपोजिट हैं। देवबंद आंदोलन की शुरुआत हुई थी मौलाना हुसैन अहमद एवं उनके सहयोगियों द्वारा 1866 में। यह हुआ था कहाँ? देवबंद में, संयुक्त प्रांत यूनाइटेड प्रोविंस यूपी में। और दार उल उलूम की स्थापना के साथ की गई थी। दार उल उलूम की स्थापना के साथ देवबंद आंदोलन की शुरुआत की गई थी मौलाना हुसैन अहमद के द्वारा। ये भी पुनरुत्थानवादी आंदोलन था और इसके दो उद्देश्य थे। मुसलमानों में कुरान तथा हदीस की शुद्ध शिक्षा, जो एक्चुअल आपका एजुकेशन है, जो एक्चुअल उनके इंस्ट्रक्शन से निर्देश हैं, तो मुसलमानों में कुरान तथा हदीस
हदीस जो उनके निर्देश है, जो उनकी शिक्षाएं हैं, हदीस की शुद्ध शिक्षा का प्रसार करना, वो विदेशी शासकों के विरुद्ध जिहाद की भावना को जीवित रखना। विदेशी शासकों के विरुद्ध जिहाद की भावना को जीवित रखना, ये दो इसके महत्वपूर्ण उद्देश्य थे देवबंद आंदोलन के। देवबंद आंदोलन अलीगढ़ आंदोलन के विपरीत विचारधारा रखता था। देवबंद स्कूल अंग्रेजी शिक्षा एवं पाश्चात्य संस्कृति का पूर्ण विरोधी था। हम आगे देखेंगे कि आगे की स्लाइड में कि किस तरह से अलीगढ़ आंदोलन जो था वो सैयद अहमद खां के नेतृत्व में शुरुआत किया गया था इसका, और वो अंग्रेजों के अंग्रेजी भावना का, अंग्रेजी जो पाश्चात्य संस्कृति थी उसके समर्थन में था। और ये कहीं ना कहीं ये चाहते थे कि मदरसा से निकल कर एक जो वेस्टर्न एजुकेशन है, जो साइंटिफिक साइंस का हमारे अंदर मतलब समावेश हो, इस्लाम के जो बच्चे हैं वो साइंटिफिक एजुकेशन, साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ, मॉडर्न एजुकेशन के साथ जुड़े। वो था आपका अलीगढ़ आंदोलन का उद्देश्य। और देवबंद आंदोलन इसके ठीक विपरीत था। ये अंग्रेजी शिक्षा वो पाश्चात्य संस्कृति का पूर्ण विरोधी था। इसने सर सैयद अहमद खां के इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन, या नाम याद रखिए, इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन सर सैयद अहमद खां ने बना इसको गठन किया था। उसके विरुद्ध देवबंद आंदोलन ने फतवा भी जारी किया था। इसने कांग्रेस की स्थापना का समर्थन किया था। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, देवबंद आंदोलन ने कांग्रेस की स्थापना का समर्थन किया था। नेक्स्ट है अलीगढ़ आंदोलन। इसमें क्या था, इस आंदोलन के संगठन करता थे सर सैयद अहमद खां, काजी नजरुल इस्लाम इत्यादि। ये नाम काफी इंपॉर्टेंट है, सर सैयद अहमद खां। तो इन्होंने अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत की थी। इनका योगदान था कुरान की आधुनिक व्याख्या। ये मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में, आधुनिक संदर्भ में कुरान की व्याख्या करते थे और उसको समसामयिक बनाना चाहते थे, कंटेम्प्रेरी बनाना चाहते थे। उसको मॉडर्न जमाने के हिसाब से उसकी व्याख्या करते थे सर सैयद अहमद खां। मुस्लिम महिलाओं में ये पर्दा प्रथा का विरोध किए थे। सर सैयद अहमद खान ने मुस्लिम महिलाओं में पर्दा प्रथा का विरोध किया था। आधुनिक शिक्षा को उन्होंने प्रोत्साहित किया था, प्रोत्साहन दिया था। 1875 में एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी। यही बाद में इसका नाम बदल के पड़ जाता है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। अलीगढ़ विश्वविद्यालय बदल के इसका नाम हो जाता है। तो इन्होंने ही स्थापना की थी एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के रूप में 1875 में अलीगढ़ में इसकी। उनके प्रमुख सहयोगी थे चिराग अली, अल्ताफ हुसैन हाली, नजीर अहमद, मौलाना शिवली नोमानी इत्यादि। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, तो आप याद रखिए, अलीगढ़ में एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना, दूसरा कुरान का मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में उसकी व्याख्या करना, और मुस्लिम महिलाओं में पर्दा प्रथा का विरोध करना। ये थे कुछ अलीगढ़ आंदोलन के इंपॉर्टेंट पार्ट्स। सर सैयद अहमद खां के बारे में हम देखते हैं दो तीन फैक्ट। एक इन्होंने लिखा था असबाब बगावत हिंद, असबाब ए बगावत हिंद, द लॉयल मोहम्मडन्स ऑफ इंडिया। लॉयल, लॉयल मतलब अंग्रेजों के प्रति लॉयल। द लॉयल मोहम्मडन्स ऑफ इंडिया नामक समाचार पत्र और हिस्ट्री ऑफ रिवोल्ट इन बिजनौर, इस इन चीजों की इनकी रचना की थी। इन तीन बुक्स की रचना की थी। असबाब ए बगावत हिंद, द लॉयल मोहम्मडन्स ऑफ इंडिया नामक समाचार पत्र, ये दोनों समाचार पत्र थे। और तीसरा हिस्ट्री ऑफ रिवोल्ट इन बिजनौर, इस बुक की रचना की थी इन्होंने। 1864 में कलकत्ता में इन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की थी। इन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना भी की थी। सर सैयद अहमद खान ने उत्तर पश्चिमी प्रांत में, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस में ब्रिटिश इंडियन इंस्टीट्यूट की स्थापना भी की थी। ये सब इंपॉर्टेंट संगठन है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। इसको एक एक बार देखिए, क्योंकि बहुत सारे फैक्ट हैं, आप सबको एक बार में याद नहीं कर सकते। आप एक बार नोट बना करके उसको बीच बीच में देखते रहें। सर सैयद अहमद खां और बनारस के राजा शिव प्रसाद सिंह, इनको सितार ए हिंद भी कहते थे, शिव प्रसाद सिंह को, ये बनारस के राजा थे। तो सर सैयद अहमद खां और शिव प्रसाद सिंह ने मिलकर के कांग्रेस की स्थापना के विरोध में यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन, इसकी स्थापना की थी। यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना की थी, और इसकी स्थापना की गई थी कांग्रेस की स्थापना के विरोध में। 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी, और उसके विरोध में यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना 1888 में की गई थी सर सैयद अहमद खां और बनारस के राजा शिव प्रसाद सिंह के द्वारा। इसी पे बाद में देवबंद आंदोलन के अंतर्गत फतवा जारी किया गया था। तो ये दोनों महत्वपूर्ण आंदोलन थे, वहाबी, देवबंदी, अलीगढ़, ये तीन महत्वपूर्ण आंदोलन थे। उसके अलावा कुछ और आंदोलन है। एक तो अहमदिया आंदोलन। इसमें क्या था, मिर्जा गुलाम अहमद, ये नाम याद रख सकते हैं आप, मिर्जा गुलाम अहमद 1889 में अहमदिया आंदोलन आरंभ किया था।
इनका उद्देश्य था मुसलमानों के आधुनिक विकास, बौद्धिक विकास के संदर्भ में धर्म के उपदेश और नियमों को उदार बनाना। ये लिबरल अप्रोच को प्रमोट करते थे। और सर्वप्रथम मिर्जा गुलाम अहमद ने अपने आप को स्वयं को महदी घोषित किया, फिर नबी बनाया और अंत में खुद को ही मसीहा भी घोषित कर दिया था। खुद को मसीहा भी घोषित कर दिया था। अहमदिया एक बहुत ही प्रोजिक्यूटेड माइनॉरिटी माना जाता है। कई इस्लामिक कंट्री में इनको मुस्लिम का दर्जा भी नहीं प्राप्त किया हुआ है। कई मुस्लिम कंट्री में, अभी भी इस्लाम के कंट्री में, इनफैक्ट पाकिस्तान में भी अहमदिया को प्योर सेक्ट ऑफ इस्लाम में नहीं माना जाता है। काफ़ी प्रोजिक्यूशन भी अहमदिया का हुआ है और ये एक रिलीजियस माइनॉरिटी में आते हैं अहमदियान। तो मिर्जा गुलाम अहमद पश्चिमी उदारवाद और हिंदुओं के धार्मिक सुधार आंदोलन से काफ़ी प्रभावित भी थे। एक नाम याद रख सकते हैं सिर्फ इसमें, मिर्जा गुलाम अहमद, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है अहमदिया आंदोलन से जुड़ा हुआ। ठीक है, नेक्स्ट है अहरार आंदोलन। 1910 में इसकी शुरुआत होती है। इसमें जुड़े हुए थे कुछ नाम: मोहम्मद अली, हकीम अजमल खां, हसन इमाम, जाफर अली खां, मजहरुल हक इत्यादि। इन लोगों के नाम याद रख सकते हैं। अहरार आंदोलन, ये सब कभी कभी सुमेलित करने वाले में पूछ लिया जाता है, कभी कभी आपके विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर करेक्ट उसमें पूछ लिया जाता है। तो इन नामों को आप याद रखें कि अगर कोई आसान क्वेश्चन आए तो छूट ना जाए, और टफ अगर क्वेश्चन आएगा तो खैर कोई नहीं बना पाएगा उसको। तो नेक्स्ट है आपका पारसी धर्म में। तो पारसी धर्म में भी एक नाम याद रखिए आप, रहनुमाई मजदायासन सभा। रहनुमाई मजदायासन सभा, बस यही एक सभा है जिसने पारसी धर्म में सुधार को प्रमोट किया था। इसमें प्रमुख नाम है नौरोजी फरदुंजी, दादा भाई नौरोजी, जो बहुत ही फेमस है। इनकी बुक का नाम आप लोग कमेंट में लिखिएगा, और वो बुक कब लिखी गई वो भी कमेंट में बताइएगा। एस एस बंगाली और के कापा, ये सारे इंपॉर्टेंट नाम है। इनका मुख्य उद्देश्य था कि सभा के संदेश को पारसी समाज तक पहुंचाने के उद्देश्य से एक पत्रिका थी, रास्त गोफ्तार। रास्त गोफ्तार, इस पत्रिका का इन्होंने संचालन किया, और जो सुधार इनके कार्यक्रम, सुधार संबंधी कार्यक्रम थे, उसको आम पारसी समाज तक पहुंचाया। नेक्स्ट हम देखते हैं इसी कड़ी में, जो वंचित वर्ग का, जो निम्न जाति, सो कोल्ड तथा कथित, जो कह सकते हैं आपकी लोअर कास्ट है, मैं लोअर कास्ट कहना इसमें प्रेफर नहीं करूंगा, ऑल्दो कई सोर्सेस में इसको लोअर कास्ट लिखा जाता है। मैं व्यक्तिगत रूप से इसको वंचित वर्ग लिखना चाहूंगा। आप लोग भी मेंस में इसको वंचित वर्ग लिखिए। तो वंचित जाति जो थी, वंचित समाज था, पिछड़ा समाज कह सकते हैं, उसके आंदोलन है, डिप्रेस्ड क्लास के जो आंदोलन है, या ओप्रेस्ड क्लास के सब आंदोलन, दलित क्लास के जो आंदोलन है, उसका जो प्रभाव है उसको हम देखते हैं। तो ये 3-4 पार्ट में अलग अलग हो रहा है। एक है महाराष्ट्र में, फिर साउथ इंडिया में काफी इसमें काम हुआ है इस आंदोलन में। तो महाराष्ट्र में आपके थे ज्योतिबा फूले, वेरी इंपॉर्टेंट नाम दोस्तों, ज्योतिबा फूले हैं, और इन्होंने एक किताब लिखी थी गुलामगिरी। बहुत ही अपने समय की एक कह सकते हैं क्रांतिकारी रचना थी, बहुत ही एग्रेसिव रचना थी। सत्य शोधक समाज की उन्होंने स्थापना की थी, सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी ज्योतिबा फूले ने। इन्होंने गुलामगिरी एक बुक लिखा था, और इसमें अपने रेडिकल विचारों को व्यक्त किया था। इन्होंने सवर्ण हिंदुओं को आर्य माना था, सवर्ण हिंदुओं को आर्य माना था, और उनको विदेशी करार दिया था। जबकि जो पिछड़ा समाज था, जो दलित समाज था, उसके लोगों को भारत का मूल वासिंदा या आरंभिक वासिंदा माना था। इन्होंने आरंभिक वासिंदा माना था। और उनका जो कहीं कहीं ब्राह्मण विरोधी जो बातें उनकी हैं, कहीं कहीं बहुत ज्यादा उग्र लगती हैं, बहुत ज्यादा अत्यधिक उग्र हो जाता है। तो जाति विरोध का उनका जो स्वरूप था उस बहुत ही उग्र था। इनके द्वारा पूना में निम्न जाति के लोगों के लिए एक बालिका विद्यालय की स्थापना भी की गई थी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। 19वीं सदी के अंत में सर्वप्रथम गोपाल बाबा वलंगकर द्वारा महार जाति को संगठित करने का प्रयास किया गया। ये नाम भी याद रख सकते हैं, गोपाल बाबा वलंगकर द्वारा महार जाति से संबंधित थे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये महार जाति को संगठित करने के लिए सर्वप्रथम गोपाल बाबा वलंगकर द्वारा प्रयास किया गया था। अंबेडकर जी के द्वारा महार जाति की दशा में सुधार के लिए निम्न कदम उठाए जाते हैं। पहला तो है कि मनुस्मृति जलाकर ब्राह्मणवादी व्यवस्था के प्रति विरोध का प्रदर्शन। देखिए, बाबा साहब के जो मूल कार्य हैं उनको हम नेशनल मूवमेंट जब पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे, कवर करेंगे कि उन्होंने कौन कौन समाज सुधार के लिए, हरिजन के आपके सुधार के लिए, अपलिफ्टमेंट के लिए किस किस तरह के प्रयास को इन्होंने किया। लेकिन उसके पहले
जो दो तीन यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको मैं अभी नोट करवा देता हूँ, बाद में उनको विस्तार से पढ़ेंगे नेशनल मूवमेंट में। तो एक तो था कि महार जाति की दशा में सुधार के लिए कुछ कुछ कदम उठाए थे। इन्होंने क्या किया था, मनुस्मृति जो कि अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी को प्रमोट करता है, उसमें इसके तरह के प्रोविजंस हैं, तो उसको जला करके ब्राह्मणवादी व्यवस्था के खिलाफ प्रदर्शन अपना करते हैं, विरोध प्रदर्शित करते हैं। दूसरा, महारों को मरे हुए पशुओं को ढोने से परहेज करने का सुझाव देते हैं। 1930 के दशक में ये जबरन मंदिर प्रवेश कार्यक्रम भी चलाते हैं। दलित वर्ग के लिए संवैधानिक सुरक्षा की मांग करते हैं। अछूतों की दशा में सुधार के लिए उन्होंने अखिल भारतीय फेडरेशन का गठन किया था। इनके द्वारा बहुत सारे और भी कार्य किए गए हैं, जिसको हम बड़े डिटेल में पढ़ेंगे जब नेशनल मूवमेंट की पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फिर देखते हैं मद्रास में क्या चल रहा है। मद्रास में आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट लीडर उभर के आए थे, वी रामास्वामी नायकर, जिसको पेरियार के नाम से जाना जाता है, जो पॉपुलरली लोकप्रिय हुए पेरियार के नाम से। तो ये मद्रास के थे। इन्होंने शुरू में असहयोग आंदोलन में कांग्रेस के मेंबर भी थे और असहयोग आंदोलन में इन्होंने कांग्रेस में पार्टिसिपेट भी किया था, परंतु बाद में ये कुछ घटनाओं से क्षुब्ध होकर के ये उससे बाहर निकल गए, कांग्रेस से बाहर आ गए, और फिर इन्होंने अलग से दलितों को संगठित करने का काम किया और सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट इन्होंने चलाया था साउथ इंडिया में। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, आत्मसम्मान आंदोलन चलाया था वी रामास्वामी नायकर ने। इन्होंने ब्राह्मणों की समाज में जो हिंदू समाज में जो ब्राह्मणों की जो सुप्रीमेसी थी, उसको इन्होंने चुनौती दी और ब्राह्मणवाद का विरोध करने के लिए उन्होंने पूरे समाज को संगठित किया, पिछड़े और दलित समाज को संगठित किया। और इन्होंने ब्राह्मणों की सहायता के बिना विवाह, मंदिरों में जबरन प्रवेश तथा मनुस्मृति को जलाने इत्यादि के लिए आंदोलन चलाए। ब्राह्मणों की सहायता के बिना विवाह, मंदिरों में जबरन प्रवेश तथा मनुस्मृति को जलाने आदि से संबंधित कार्यक्रम चलाए थे। इसी कड़ी में आता है वाइकोम सत्याग्रह, कोयापल्ली केल्लपन। कोयापल्ली केल्लपन ये नाम है, इंपॉर्टेंट नाम है। ये एक प्रकार का गांधीवादी आंदोलन था। यह आंदोलन भी ब्राह्मणवाद के विरुद्ध में था और मंदिर में प्रवेश को लेकर चलाया गया था। एजावा वर्ग केरला में आता है। एजावा एजावा वर्ग के उत्थान की बात करता था ये। एजावा वर्ग वहां की ओप्रेस्ड वंचित वर्ग था, तो इसके उत्थान की बात करता था। वाइकोम सत्याग्रह में होती थी। मंदिरों में निम्न वर्ग के प्रवेश को लेकर सवर्णों के संगठन, ये इंपॉर्टेंट ये है, सवर्णों के संगठन नायर सर्विस सोसाइटी, नायर समाज, वो केरल हिंदू सभा ने आंदोलन का समर्थन किया था। अब देखिए, इसमें मंदिरों में निम्न वर्ग के प्रवेश को लेकर के सवर्णों के संगठन नायर सर्विस सोसाइटी, नायर समाज व केरल हिंदू सभा ने आंदोलन का समर्थन किया था, वाइकोम सत्याग्रह आंदोलन आंदोलन का। नामबूदरी नामबूदरी वहां के ब्राह्मण होते हैं, तो नामबूदरी के संगठन योग क्षेम सभा के ने भी इस आंदोलन का समर्थन किया था। 1925 में गांधी जी की मध्यस्थता के कारण त्रावणकोर, जो केरला का एक प्रिंसली स्टेट था, तो त्रावणकोर की महारानी और आंदोलनकारियों के मध्य मंदिर में प्रवेश को लेकर एक समझौता हुआ था। इसी क्रम में सम्मति आयु अधिनियम, कॉन्सेंट का एज क्या है, कॉन्सेंट का एज क्या है, तो कॉन्सेंट एज एक्ट आया था 1891 में। इसमें आपके बंबई के पारसी बहराम जी मालावरी के प्रयत्न से यह अधिनियम आया था। बहराम जी मालावरी सम्मति आयु अधिनियम, कॉन्सेंट एज क्या है, तो कॉन्सेंट एज एक्ट काउंसिल पारित कर दिया गया था, जिसमें लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु 12 वर्ष कर दी गई थी। क्या कर दी गई थी? 12 वर्ष। और बाल गंगाधर तिलक ने इस अधिनियम का विरोध किया था। जो मिनिमम कॉन्सेंट का एज था, उसका बाल गंगाधर तिलक ने विरोध किया था। तो इस तरह से हमने देखा कि भारत के अलग अलग क्षेत्रों में किस किस तरह के आंदोलन चल रहे हैं, उनका क्या इम्पैक्ट हो रहा है, और अलग अलग वर्गों में क्या क्या आंदोलन चले हैं, चाहे वो आपके हिंदू समाज में लेकर के जो भी उसकी धार्मिक मान्यताएं थी, रूढ़िवादी अंधविश्वास थे, उनमें क्या परिवर्तन हुए हैं, जो आपके मुस्लिम समाज में क्या परिवर्तन हुए आंदोलनों के माध्यम से, पारसी में क्या हुए हैं, आपके निम्न वर्ग में जो लोग थे सोसाइटी के, उनमें उनके परिवर्तन, उनके जो समाज में जो उनके जो चेतना का विकास हुआ उनके अंदर, उसमें किस तरह के परिवर्तन हुए और किन किन महापुरुषों के द्वारा किस किस तरह की कार्रवाई की जा रही, किस किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं, उन सबको मैंने डिटेल में पढ़ा। अब देखते हैं इस चैप्टर से आने वाले क्वेश्चंस जो आए हैं एग्जाम में। तो एक क्वेश्चन है यूपीपीसीएस प्री 94 का, कि भारतीय जागृति का जनक इसमें से किसको कहा जाता है।
तो भारतीय जागृति का जनक कहा जाता है राजा राम मोहन राय राजा राम मोहन राय को। भारतीय जागृति का जनक भी कहा जाता है इनको। इनको भारतीय पुनर्जागरण का जनक भी कहा जाता है। इंडियन रिनेसेंस, भारतीय पुनर्जागरण का इनको जनक कहा जाता है। इनको इनके कई नाम थे, हम देखेंगे आगे। भारतीय राष्ट्रवाद, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक इसमें से किसे कहा जाता है? तो भारतीय राष्ट्रवाद का जनक इनमें से किसी को नहीं कहा जाता, वो कहा जाता है आपको राजा राम मोहन राय को। तो ये इसमें से सही आंसर है डी। नेक्स्ट है आपका, किसको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है? अगेन राजा राम मोहन राय। देखिए क्वेश्चन कितनी बार अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, भारतीय पुनर्जागरण का जनक, भारतीय पुनर्जागरण का पैगंबर तक कहा जाता है इनको। ठीक है, भारतीय आधुनिक जागृति का जनक। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है एग्जाम में, और इनके कई नामों को आप नोट डाउन कर सकते हैं। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किन्होंने दी थी? तो अकबर द्वितीय, मुगल सम्राट अकबर। ये अकबर नहीं होना चाहिए, अकबर द्वितीय होना चाहिए, अकबर 2 ने दिया था। इन्होंने अपने पेंशन के लिए, अपने पेंशन की पैरवी करने के लिए इनको इंग्लैंड भेजा था। उन्होंने ही राजा की उपाधि राजा राम मोहन राय को दी थी। फिर उसके बाद इनका नाम हो गया था राजा राम मोहन राय। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद, न्यू हिंदुइज्म के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? वो थे स्वामी विवेकानंद। नव हिंदूवाद, इनका मानना था कि हमारी आर्थिक और भौतिक जो हमारे जो सिद्धांत हो वो ब्रिटिश से इंस्पायर हो, उनके साइंटिफिक टेम्परामेंट से इंस्पायर हो, परंतु हमारी जो आत्मा हो वो हमारे एंशियंट इंडियन लिटरेचर, जो हमारे वेद हैं, जो हमारे उपनिषदों के दर्शन हैं, उनसे इंस्पायर हो, वेदांत के दर्शन से इंस्पायर हो। विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड्स रिलीजन्स में भाग लिया था। कब हुआ था ये? 1893, 1893 में ये हुआ था। ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग, वेदांत फिलॉसफी इत्यादि की रचना इन्होंने किया था। वेदांत दर्शन, ज्ञान योग, राजयोग, कर्मयोग इत्यादि की रचना इन्होंने की थी, स्वामी विवेकानंद ने की थी। भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है? भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है स्वामी दयानंद सरस्वती को, जो आर्य समाज के संस्थापक थे। इस क्वेश्चन को भी कई बार अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है, इसको भी आप जरूर ध्यान से नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट पास करवाने में किन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो वो थे केशव चंद्र सेन, भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक केशव चंद्र सेन, जिन्होंने अपनी जो नेटिव मैरिज एक्ट पास करवाया था, तो उसमें बॉयज के लिए, लड़कों के लिए मिनिमम मैरिज का एक एज था कि एज थी 18 वर्ष, और जो गर्ल्स की मिनिमम एज थी 14 ईयर्स। लेकिन उन्होंने अपनी ही पुत्री का विवाह 12 वर्ष की उम्र में कूच बिहार के महाराजा से कर दिया था। जिसके बाद इनसे इनके समाज के ही कुछ लोग, शिव प्रसाद पंडित भी हैं, विपिन चंद्र पाल भी हैं, ये लोग अलग होकर के अलग से साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं, जो हमने क्लास में देखा भी था आज। फिर सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, ये भी एक इंपॉर्टेंट सोसाइटी थी, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे जीके गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, तो इन्हें भी आप याद रखिए, जीके गोखले सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक के रूप में इनको याद रखा जाता है। भारतीय जागृति का जनक किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय। दोस्तों इस तरह से हम देखते हैं कि आज के क्लास में जो क्वेश्चंस आते हैं वो कहीं ना कहीं किस व्यक्ति के किस किस नाम से जाना जाते हैं, उनकी संस्थाएं कौन सी थी, उन्होंने किस संस्था का कब उसकी स्थापना की थी, या उन्होंने कौन से पत्र पत्रिकाओं का संचालन किया था, संपादन किया था। तो आज के क्लास में आपको बहुत सारे फैक्ट मिले होंगे, जिनको आप वन बाय वन करके नोट डाउन कर सकते हैं, और आप उनको बीच बीच में रिवाइज करते रहें, जिससे आपको उनको याद रखने में आसानी होगी। इसी के साथ आज के क्लास को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग पढ़ाई जारी रखें। थैंक यू वेरी मच।